28 फरवरी 2026 आधी रात के ठीक बाद अरब सागर और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी की ठंडी लहरों के बीच दो विशाल तैरते शहर खामोशी से अपनी पोजीशन ले चुके थे। एक था दुनिया का मशहूर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस इब्राहिम लिंकन और दूसरा अमेरिका का सबसे ताकतवर और नया सुपर कैरियर यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड। इन दोनों जहाज़ों के डेक पर दर्जनों फाइटर जेट्स तैयार खड़े थे। पायलट अपने कॉकपिट में बैठे आखिरी आदेश का इंतजार कर रहे थे। उसी समय हजारों किलोमीटर दूर वॉशिंगटन के अंडरग्राउंड वॉर रूम में बड़ी स्क्रीन पर पूरा मिडिल ईस्ट चमक रहा था। एक अमेरिकी जनरल ने माइक्रोफोन उठाया। उसकी आवाज इनक्रिप्ट होकर सीधे मेडिटेरेनियन सागर में मौजूद यूएसएस फोर्ड के कमांड सेंटर में गूंजी। कमांडर, यही वो पल है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हो चुका है। क्या इजरायली साइड तैयार है? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद जवाब आया, नेगेटिव सर, हिचकिचाहट बिल्कुल नहीं। इजरायली जेट्स हवा में हैं। ऑपरेशन रोड द लाइन ग्रीन है। ये कोई आम हमला नहीं था, ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, इतनी सटीक और विनाशकारी कि इसका निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि ईरान की ताकत का सबसे बड़ा केंद्र था। और अगले कुछ घंटों में मिडिल ईस्ट की रात इतिहास की सबसे खतरनाक जंग में बदलने वाली थी। इस युद्ध की शुरुआत अचानक नहीं हुई थी। इसके बीज कई साल पहले बोए जा चुके थे। मिडिल ईस्ट में दशकों से तीन ताकतें लगातार आमने सामने खड़ी थीं, ईरान, इजराइल और अमेरिका। ईरान खुद को पूरे क्षेत्र में एक शक्तिशाली इस्लामिक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था, जबकि इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहता था। पिछले कुछ वर्षों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। ईरान तेजी से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन टेक्नोलॉजी को मजबूत कर रहा था। अमेरिका और इजराइल को डर था कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने में सफल हो गया तो मिडिल ईस्ट का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। इजराइल कई बार दुनिया के सामने ये साफ कर चुका था कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा। दूसरी तरफ ईरान का दावा था कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ ऊर्जा और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए है। लेकिन असली तनाव तब बढ़ा जब खुफिया एजेंसियों को ऐसी जानकारी मिलने लगी कि ईरान गुप्त अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में अपने परमाणु प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इन फैसिलिटीज को पहाड़ों के अंदर और भारी कंक्रीट बंकरों में छिपाया गया था, जिन्हें दुनिया के सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकानों में गिना जाता था। इसी दौरान ईरान और इजराइल के बीच प्रॉक्सी वॉर भी तेज हो चुका था। सीरिया, लेबनान और गाजा जैसे क्षेत्रों में ईरान समर्थित मिलिशिया समूह लगातार इजराइल के खिलाफ सक्रिय थे। रॉकेट हमले, ड्रोन हमले और सीमावर्ती झड़पें लगभग आम बात बन चुकी थीं। अमेरिका भी इस पूरे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी था। मिडिल ईस्ट में उसके कई सैन्य अड्डे मौजूद थे। कतर, बहरीन, कुवैत और यूएई में हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात थे। ईरान कई बार इन ठिकानों को खुली धमकी दे चुका था। 2025 के अंत तक हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके थे कि दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? और फिर फरवरी 2026 की उस ठंडी रात में जब अरब सागर और मेडिटेरेनियन के ऊपर फाइटर जेट्स के इंजन गरजने लगे, तो ये साफ हो गया कि कूटनीति का दौर खत्म हो चुका था। अब फैसला आसमान में उड़ते जेट्स और गिरती मिसाइलें करने वाली थीं। 28 फरवरी 2026 की रात मिडिल ईस्ट के आसमान में एक ऐसी खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। इजराइल के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में बड़ी स्क्रीन पर पूरे मिडिल ईस्ट का डिजिटल नक्शा चमक रहा था। हर सेकंड बदलते डेटा, सैटेलाइट इमेज और रडार सिग्नल ये बता रहे थे कि अब इंतजार खत्म होने वाला है। तेल अवीव में बैठे इजरायली एयरफोर्स कमांडर ने रेडियो पर आदेश दिया, ऑपरेशन रॉर ऑफ द लायन शुरू करो। नेगेव एयरबेस के रनवे पर खड़े स्टेल्थ फाइटर जेट्स के इंजन अचानक गरज उठे। कुछ ही सेकंड में कई F-35I अदीर फाइटर जेट्स अंधेरे आसमान में गायब हो चुके थे। उनके पीछे पीछे F-15 स्ट्राइक ईगल और F-16I सूफा जेट्स भी हवा में उठ गए। इन जेट्स का रास्ता आसान नहीं था। इजराइल से ईरान के अंदर तक पहुंचने के लिए उन्हें जॉर्डन, सीरिया और इराक के जटिल हवाई क्षेत्र के पास से गुजरना था। लेकिन इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत थी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और सटीक योजना। जैसे ही जेट्स आगे बढ़े, इजराइल ने एक और चाल चली। दर्जनों छोटे डिकॉय ड्रोन
आसमान में छोड़ दिए गए। रडार पर ये ड्रोन असली लड़ाकू विमानों की तरह दिखाई दे रहे थे। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भ्रमित करना ही इस योजना का पहला कदम था। कुछ ही मिनटों बाद तेहरान के पास स्थित एक रडार स्टेशन पर अलार्म बज उठा। स्क्रीन पर सैकड़ों टारगेट दिखाई देने लगे। ईरानी ऑपरेटर घबरा गए। उन्होंने तुरंत एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया। लेकिन यही वो पल था जिसका इजराइल इंतजार कर रहा था। जैसे ही ईरान के रडार और मिसाइल सिस्टम ऑनलाइन हुए, आसमान में अदृश्य बने इजरायली F-35 जेट्स ने अपने एंटी रेडिएशन मिसाइल लॉन्च कर दिए। इन मिसाइलों का लक्ष्य था रडार स्टेशन और मिसाइल बैटरियां। कुछ ही सेकंड में कई रडार इंस्टॉलेशन विस्फोटों में बदल गए। ईरान का एयर डिफेंस नेटवर्क अचानक अंधा हो चुका था। अब इजरायली जेट्स पूरी ताकत से अंदर घुस चुके थे। पहला लक्ष्य था करमानशाह और इस्फहान के मिसाइल बेस। F-15 और F-16 जेट्स ने सटीक गाइडेड बम गिराने शुरू किए। पहाड़ों के बीच छिपे मिसाइल लॉन्च साइट्स आग के बड़े गुबार में बदल गए। तेहरान के ऊपर अब सायरन गूंजने लगे थे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक क्या हो गया। लेकिन यह हमला सिर्फ शुरुआत था, क्योंकि उसी समय मिडिल ईस्ट के दूसरे कोनों से भी एक और बड़ी ताकत इस युद्ध में प्रवेश करने वाली थी। ईरान की जवाबी मिसाइलों ने जैसे ही मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया, वॉशिंगटन में हालात तेजी से बदलने लगे। पेंटागन के अंडरग्राउंड वॉर रूम में बड़ी स्क्रीन पर पूरे मिडिल ईस्ट का लाइव सैटेलाइट डेटा दिखाई दे रहा था। हर कुछ सेकंड में नई मिसाइल लॉन्च की चेतावनी सामने आ रही थी। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के लिए ये सिर्फ इजराइल की सुरक्षा का सवाल नहीं था, ये अब सीधे अमेरिकी सेना और उसके क्षेत्रीय ठिकानों पर हमला बन चुका था। कुछ ही देर बाद व्हाइट हाउस से आदेश आया, अमेरिकी फोर्सेस को तुरंत ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाए। अरब सागर और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप पहले से ही हाई अलर्ट पर थे। विशाल युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन और दुनिया का सबसे ताकतवर कैरियर USS जेरल्ड फोर्ड इस मिशन का केंद्र बन चुके थे। इन कैरियर्स के डेक पर खड़े दर्जनों फाइटर जेट्स के इंजन चालू कर दिए गए। कुछ ही मिनटों में FA-18 सुपर हॉर्नेट और EA-18 ग्राउलर जेट्स आसमान में उड़ चुके थे। ग्राउलर जेट्स का काम था दुश्मन के राडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करना। जैसे ही ये जेट्स ईरान के एयर डिफेंस नेटवर्क के करीब पहुंचे, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग शुरू कर दी। कई राडार सिस्टम अचानक गलत सिग्नल दिखाने लगे। इसी समय अरब सागर में मौजूद अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाजों के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम खुल गए। आर्ली बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर से दर्जनों टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गईं। ये मिसाइलें बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए ईरान के अंदर मौजूद सैन्य ठिकानों की तरफ बढ़ने लगी। उनका लक्ष्य था राडार स्टेशन, मिसाइल लॉन्च साइट्स और कमांड सेंटर। आसमान में अब एक और खतरनाक हथियार दिखाई दिया, अमेरिकी एयरफोर्स के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स। ये स्टेल्थ बॉम्बर्स इतनी खामोशी से उड़ते हैं कि कई बार राडार उन्हें पकड़ ही नहीं पाते। इनका निशाना था ईरान की गहरी अंडरग्राउंड सैन्य फैसिलिटीज। कुछ ही घंटों में ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े विस्फोट होने लगे। रात का आसमान आग की चमक से भर गया। दुनिया भर के न्यूज चैनल अब एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या ये सिर्फ सीमित हमला है या फिर मिडिल ईस्ट एक पूरे क्षेत्रीय युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि अब इस संघर्ष में सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 बड़ी सैन्य शक्तियां आमने सामने आ चुकी थीं। आसमान में मिसाइलों और फाइटर जेट्स की गूंज के बीच अब युद्ध का अगला चरण शुरू हो चुका था, जमीन पर लड़ाई। हवाई हमलों ने कई सैन्य ठिकानों को नुकसान जरूर पहुंचाया था, लेकिन युद्ध सिर्फ आसमान से नहीं जीता जाता। ईरान के पश्चिमी इलाकों में सेना के कई यूनिट्स तुरंत सक्रिय हो गए। पहाड़ी रास्तों और रेगिस्तानी इलाकों में छिपे सैन्य काफिले तेजी से अपनी पोजीशन बदलने लगे। भारी ट्रकों पर लोडेड मोबाइल मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा था। ईरानी सैनिकों को साफ आदेश दिया गया था, दुश्मन को जमीन पर भी रोकना है। दूसरी तरफ इजराइल ने अपनी सीमाओं के पास सैन्य गतिविधि तेज कर दी। सीमा के पास टैंक यूनिट्स और आर्टिलरी बैटरियां तैयार रखी गईं। जरूरत पड़ने पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की योजना बनाई जा रही थी। इजराइल के मेरकवा टैंक और आर्टिलरी यूनिट्स हाई अलर्ट पर थे। सैनिक बंकरों में तैनात होकर हर संभावित खतरे पर नजर रख रहे थे। इसी दौरान मिडिल ईस्ट के कुछ अन्य इलाकों में भी झड़पों की खबरें आने लगीं। ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों ने कई जगह अमेरिकी और इजरायली सहयोगी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए।
कुछ इलाकों में ड्रोन हमले हुए तो कहीं रॉकेट दागे गए। सीरिया और इराक के सीमावर्ती क्षेत्रों में छोटे स्तर की झड़पें शुरू हो चुकी थीं। रेगिस्तान में चलती सैन्य गाड़ियों की हेडलाइट्स दूर तक दिखाई दे रही थीं। सैनिक पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जमीन पर चल रही इस हलचल के बीच सबसे बड़ी लड़ाई अभी भी आसमान और रणनीति की थी। दुनिया भर के लोग टीवी स्क्रीन पर यह सब देख रहे थे और एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या यह संघर्ष यहीं रुक जाएगा या फिर यह युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी आग में झोंक देगा। जैसे ही मिडिल ईस्ट में मिसाइलों और हवाई हमलों की खबरें दुनिया भर में फैलीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई। दुनिया के लगभग हर बड़े देश ने इस युद्ध पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में तुरंत एक आपात बैठक बुलाई गई। सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने इस संघर्ष को रोकने की अपील की। कई नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर यह युद्ध और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यूरोप के कई देशों ने तुरंत अपने नागरिकों को मिडिल ईस्ट से बाहर निकलने की सलाह दे दी। अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने कई देशों के ऊपर से उड़ान भरना बंद कर दिया। कुछ ही घंटों में क्षेत्र के कई एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए। तेल बाजार में भी इसका असर साफ दिखाई देने लगा। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और यहाँ किसी भी युद्ध का सीधा असर वैश्विक तेल कीमतों पर पड़ता है। खबर फैलते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं। दुनिया भर के न्यूज़ चैनल लगातार लाइव प्रसारण कर रहे थे। टीवी स्टूडियो में रक्षा विशेषज्ञ और विश्लेषक इस युद्ध के संभावित परिणामों पर चर्चा कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी यह संघर्ष सबसे बड़ी खबर बन चुका था। कुछ देशों ने इजराइल के कदम का समर्थन किया तो कुछ ने इसे खतरनाक सैन्य कार्रवाई बताया। वहीं कई देशों ने ईरान से भी संयम बरतने की अपील की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, क्या यह युद्ध यहीं रुक जाएगा या फिर यह एक बड़े वैश्विक संघर्ष की शुरुआत बन सकता है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़कता है तो उसकी गूंज अक्सर पूरी दुनिया तक पहुंचती है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता ये संघर्ष अब सिर्फ सीमित हमलों तक नहीं रहा था। हर नई मिसाइल, हर नए एयर स्ट्राइक के साथ युद्ध और खतरनाक होता जा रहा था। मिडिल ईस्ट के कई देशों में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया था और सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया था। इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय कर दिया था, जबकि अमेरिका ने अपने अतिरिक्त युद्धपोत और फाइटर जेट्स इस क्षेत्र की ओर भेजने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। उनके मिसाइल यूनिट्स लगातार नई पोजीशन बदल रहे थी और ड्रोन हमलों की तैयारी जारी थी। कई सैन्य विश्लेषकों का मानना था कि अगर ये संघर्ष ऐसे ही बढ़ता रहा तो इसमें और देश भी शामिल हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाने लगा कि ईरान के सहयोगी समूह मिडिल ईस्ट के अलग-अलग हिस्सों में सक्रिय हो सकते हैं। अब ये युद्ध सिर्फ 3 देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गया था। ये एक ऐसा संघर्ष बनता जा रहा था जो पूरे क्षेत्र की स्थिरता को हिला सकता था। और दुनिया भर की निगाहें अब इसी सवाल पर टिकी थीं, क्या कूटनीति इस युद्ध को रोक पाएगी या फिर ये संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा। मिडिल ईस्ट की इस जंग ने दुनिया को एक बार फिर ये याद दिला दिया कि आधुनिक युद्ध सिर्फ बंदूकों और मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि रणनीति, तकनीक और राजनीति की जटिल चालों से भी तय होता है। ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों शक्तियां अब ऐसी स्थिति में खड़ी थीं जहां एक छोटी सी गलती भी बड़े विनाश का कारण बन सकती थी। आसमान में अब भी लड़ाकू विमान गश्त कर रहे थे, समुद्र में युद्धपोत तैनात थे और जमीन पर सैनिक हर पल सतर्क खड़े थे। दुनिया भर के लोग टीवी स्क्रीन और मोबाइल पर इस संघर्ष की हर खबर पर नजर रखे हुए थे। कोई नहीं जानता था कि अगला कदम कौन उठाएगा और उसका असर कितना बड़ा होगा। लेकिन एक बात साफ थी, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि युद्ध के मैदान में कभी भी अगला अध्याय शुरू हो सकता है।